हेलो एवरीवन, आज हम अपनी थर्ड वीडियो में प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। अगर प्रॉपर्टी का दो ब्रॉड कैटेगराइजेशन करें तो प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है, मूवेबल और इमूवेबल, ये सब आपको पता ही होगा। लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइंड नहीं है टीपीए में, ये डिफाइंड है जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में एज एनी अदर प्रॉपर्टी देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा कोई और सी भी प्रॉपर्टी जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है, मूवेबल प्रॉपर्टी वो है जो कोई भी प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट या थिंग जिसको हम मूव कर सकते हैं या फिर जिसको हम डिस्प्लेस कर सकते हैं। जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी को जनरल क्लॉजेज एक्ट की तरह ही डिफाइन करता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा और सारी प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन उसमें वो इंक्लूड करता है स्टैंडिंग टिम्बर को और ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास को और फ्रूट्स एंड जूस इन ट्रीज को। यहाँ पे ध्यान देना, फ्रूट एंड जूस इन ट्रीज, फ्रूट के ट्रीज नहीं आएंगे, जो उस पे बस फ्रूट लगते हैं वो उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगे, फ्रूट, स्टैंडिंग टिम्बर और ग्रोइंग क्रॉप्स। इसका रीज़न क्या है? इंटेंशन। क्योंकि जब हम कभी स्टैंडिंग टिम्बर लगाते हैं या फिर क्रॉप्स को सो करते हैं या फिर ग्रास उगाते हैं या फिर ट्रीज पे जब हम ऐसा कोई पेड़ लगाते हैं जिस पर फल आएगा, तो हमारा इंटेंशन यही होता है कि किसी ना किसी दिन हम इसको कट करेंगे और इसको हम एक मूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगा जब वो कट होएगा। इसलिए ये मूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। फ्रूट मूवेबल में आते हैं, लेकिन जो फ्रूट ट्रीज है वो इमूवेबल में ही आते हैं। लेकिन ऐसा नेसेसरी नहीं है कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो हम अपने हाथ से उठा के इधर ही रखें। जैसे फ्रूट्स जो है हम अपने हाथ से तोड़ेंगे और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, मूव करेंगे इधर से उधर, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा बोला गया था एक केस में, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस एनटीपीसी लिमिटेड 2002 में। इसमें क्या था, जो इलेक्ट्रिसिटी था उसके इशू में था कि इलेक्ट्रिसिटी मूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो हम इसमें विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन उसको, हम जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होती है वो एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के उससे होती है, उसको लग लग कर आगे चली जाती है। हम उसको इलेक्ट्रिसिटी को टच तो करते नहीं है, वो पूरे अपने आप मूव होती है। हम तो इसमें ये बोला गया था कि ज़रूरी नहीं है कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हो रहा है, हम इलेक्ट्रिसिटी को टच तो कर नहीं रहे, लेकिन अगर वो मूव हो रही है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। और इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को मूवेबल प्रॉपर्टी में ही माना गया था। और ज़रूरी नहीं है कि हम उसको ह्यूमन इंटरवेंशन ही करें और जब भी वो मूव हो, वो अपने आप भी मूव हो सकती है जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है। जैसे कि टीपीए बस इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, और दूसरा रीज़न है कि मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पर बहुत ज़्यादा रिलाई करती है। हमारा फर्स्ट स्टेप यही होगा कि हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को समझें कि वो क्या है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेनली, कि एक तो ये परमानेंट होती है, ये फिक्स्ड या फिर अटैच्ड होती है, और आसानी से रिमूव नहीं की जा सकती। और ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी और इमूवेबल प्रॉपर्टी से परमानेंटली अटैच्ड हो। जैसे कि कोई अगर वॉल है, वॉल एक खुद एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और उसमें कोई विंडो है जो उस पर परमानेंटली अटैच्ड है, तो वो भी उसके साथ इमूवेबल प्रॉपर्टी ही हो जाएगी। सेक्शन 3 डेफिनेशन क्लॉज इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है टीपीए में, लेकिन अच्छे से डिफाइंड नहीं है। इन्होंने बस ये बोल रखा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास इंक्लूड नहीं होगी। और ये लेकिन नेगेटिव डेफिनेशन, इन्होंने ये नहीं बताया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है। जो दूसरे एक्ट्स हैं जैसे कि जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन कराएं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड आता है, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, जो भी बेनिफिट जो लैंड से आएगा वो आता है, या फिर कोई भी चीज़ अगर अटैच अर्थ से अटैच्ड है वो आता है। ऐसी रजिस्ट्रेशन एक्ट में जब वहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइन है, वहाँ पे भी यही सब लिखा है, लैंड, बिल्डिंग, लेकिन एंड में वही लिखा है कि स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास नहीं आता है। अगर हम मोटा मोटा देखें तो कोई भी चीज़ अगर वो लैंड है या फिर अटैच टू लैंड है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो पहले से ही अर्थ से अटैच है और वो उस चीज़ से अटैच्ड है, जैसे कि मैंने वॉल वाला एग्जांपल दिया था, वॉल और विंडो, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा।
सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स डिफाइन है, जैसे कि हमें पता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है। तो उसमें गुड्स में लिखा है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है अदर देन एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम हम आगे भी देखेंगे, अभी हम बेसिकली समझ लेते हैं एक्शनेबल क्लेम है जो भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट मूवेबल प्रॉपर्टी से अराइज होता है और उस पर अगर किसी का कोई क्लेम है और उस पर वो उसको वो लीगली क्लेम कर सकता है। एक्शनेबल मूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई इंटरेस्ट, बेनिफिशियल इंटरेस्ट अगर कोई उसको लीगली क्लेम कर सकता है तो वो एक्शनेबल क्लेम कहलाता है। तो एक्शनेबल क्लेम यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं है कवर्ड, तो इसलिए ये इंसिडेंटली शो करता है कि एक्शनेबल क्लेम इस वजह से टीपीए में कवर्ड है, क्योंकि वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कवर्ड नहीं है, हालांकि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है। अब सारी डेफिनेशंस का कंक्लूजन निकाले तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये आता है कि कोई भी लैंड या फिर इंटरेस्ट इन लैंड या फिर थिंग्स अटैच टू लैंड, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। लेकिन अब क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये है कि कब कोई चीज़ अटैच टू लैंड या फिर परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ होएगी। तो इसके लिए जो टेस्ट है उसमें ये है कि अगर कोई भी चीज़ जब अटैच टू लैंड या परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ होएगी, जब वो इसलिए फिक्स हुई है क्योंकि उसका परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट होना है। अगर कोई वॉल बनाता है तो वो परमानेंटली ही बनाता है, उसका परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए बनाता है। इसको हम एक और बहुत अच्छे केस लॉ से समझते हैं, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो एक ये केस लॉ है सेंगयोंग इंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वर्सेस योगराज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 2015 का केस है ये। इसमें इशू था जब कंस्ट्रक्शन होता है तो आपने देखा होगा हॉट मिक्स प्लांट और क्रशर प्लांट। हॉट मिक्स प्लांट मतलब जो कंक्रीट होता है उसको मिक्स करने के लिए वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीन्स लगती है जब कंस्ट्रक्शन होता है, और क्रशर प्लांट जो मतलब कंस्ट्रक्शन के टाइम पे बड़ी बड़ी आके वहाँ पे मशीन्स अफिक्स हो जाती है लैंड पे, उनको वहीं पे लगा दिया जाता है, तो वो वहाँ पे सॉइल में फिक्स हो जाती है ताकि काम अच्छे से हो पाए। तो वो इशू ये था कि क्या वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा, क्योंकि है तो लैंड से फिक्स हो गई है वो परमानेंटली के लिए, अब वो जब तक हम उनको हटाएंगे नहीं वो हटेंगी नहीं। लेकिन कोर्ट ने इसको देखा और उसको कहा कि ये विद इन द एक्सप्रेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता है, क्योंकि इनका इंटेंशन ये नहीं है जो यहाँ पे मैंने टेस्ट में बताया था कि उनका जो परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए नहीं लगाई है, उनको कुछ काम के लिए लगाया है। जब वो उनका काम हो जाएगा, जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगा और जब वो उसको फिर वो हटा देंगे, इस वजह से इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता है हॉट मिक्स प्लांट और क्रशर प्लांट फिक्स्ड इन द सॉइल टू फैसिलिटेट वर्क, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता है और ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। अभी तक हमने देखा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि लैंड, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड और थिंग्स अटैच टू अर्थ। अब हम इसकी फर्दर कैटेगराइजेशन करेंगे तो थिंग्स अटैच टू अर्थ में वो 3 तरीक़ों से कोई भी थिंग अटैच हो सकती है अर्थ पे। पहली चीज़ है थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, इसकी एग्जांपल्स हैं प्लांट्स एंड श्रब्स, ट्रीज, वो रूटेड होते हैं अर्थ के अंदर। दूसरा एग्जांपल है थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ। एम्बेडेड इन द अर्थ मतलब जैसे बिल्डिंग्स होती हैं वो एम्बेड होती है अर्थ के अंदर, उनका नींव ऐसी रखी जाती है। और तीसरी चीज़ है थिंग्स अटैच व्हाट इज सो एम्बेडेड, मतलब जो बिल्डिंग है वो जो एम्बेडेड है उससे कोई अगर थिंग अटैच्ड है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती है। तो पहले 3 चीज़ तो लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, इसके एग्जांपल हो गया जैसे कि कोई अगर पॉन्ड है उसमें से फिशिंग हो गई, तो या फिर कोई अगर लैंड है उसमें अगर कोई वो हो गया क्रॉप्स उगाए तो उससे जो बेनिफिट्स आ गया। और तीसरा है थिंग्स अटैच टू अर्थ, इसमें 3 तरीके से थिंग्स अटैच हो सकती हैं, रूटेड, एम्बेडेड या फिर थिंग्स अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड। तो हम इसमें अब देखते हैं, ये 3 चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं। इसमें एक जो थिंग्स अटैच टू व्हाट इज एम्बेडेड इन द अर्थ का एक चीज़ है याद रखनी है, जो प्रॉपर्टी जो अटैच है उसकी खुद की कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, वो पूरी उस पर डिपेंड होनी चाहिए जिस पर वो अटैच्ड है।
अब इसके लिए कन्फ्यूजन होता है कि क्या चीज़ रूटेड है, क्या चीज़ एम्बेडेड है। तो इसके लिए 2 फोल्ड टेस्ट दे रखे हैं एम्बेडेड के लिए। तो पहले वो देखते हैं 2 फोल्ड टेस्ट कि वेदर एन ऑब्जेक्ट इज सफिशिएंटली एम्बेडेड इन अर्थ, क्या उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये जो टेस्ट हैं, अगर ये दोनों चीज़ें फुलफिल होंगी जब भी उनको इमूवेबल प्रॉपर्टी में कंसिडर करा जाता है। तो पहला है डिग्री ऑफ एनेक्सेशन। डिग्री ऑफ एनेक्सेशन मतलब कितना अंदर तक घुसा रखा है उसको, वो इतना डीपली एम्बेडेड होना चाहिए अर्थ में कि उसका जो रिमूवल होगा वो डैमेज कॉज करेगा अर्थ को, या फिर वो विदाउट ग्रेट एफर्ट निकल नहीं सकता, तो वो जब इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। और दूसरा पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट क्या है, रीज़न क्या है उसको घुसाने का, कि उसका रीज़न इंटेंशन ये होना चाहिए कि वो परमानेंटली वहाँ पर रहे। जैसे कोई एग्जांपल, अगर कोई बिल्डिंग बनाता है तो उसका पर्पस यही होता है कि वो वहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रहे, जब तक वो टिक सके। ऐसा नहीं कि अब 2 साल के बाद इसको कहीं और लगा देना है। तो ये 2 फोल्ड टेस्ट, अगर ये दोनों चीज़ फुलफिल होंगी कि एक तो काफ़ी अंदर तक डीपली एम्बेडेड हो और उसका रिमूवल प्रॉब्लम दे या फिर ग्रेट एफर्ट से निकले और उसका रीज़न परमानेंटली एम्बेड करने का हो, अगर ये दोनों चीज़ फुलफिल होंगी जब भी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाई जाएंगी। हाँ, अब हम इसका टेस्ट देखते हैं जो परमानेंटली अटैच टू व्हाट इज एम्बेडेड इन द अर्थ। इसके लिए भी 2 टेस्ट ये रखे हैं कि वो पहला पॉइंट है कि वो परमानेंटली अटैच होना चाहिए वहाँ पर। जैसे अगर कोई वॉल है, उस पर जो डोर्स और विंडोज़ होती है वो परमानेंटली अटैच होती है। और दूसरा पॉइंट है इट मस्ट बी फॉर द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ द थिंग विच इज़ एम्बेडेड। मतलब जो चीज़ पहले से एम्बेडेड है उसके बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई बिल्डिंग है वो पहले से ही एम्बेडेड है, उसके जो बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए अगर तुम उसके ऊपर और कुछ एम्बेड करते हो तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। फॉर एग्जांपल जो हमने पहले दिया है वॉल एक एम्बेडेड अंदर है पहले से ही अर्थ में। अब उसका जो बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए हम उस पर विंडोज़ और डोर्स लगा सकते हैं, तो इस वजह से उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर करा जाएगा, बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ द एम्बेडेड प्रॉपर्टी। तो ये दोनों फुलफिल जब होंगी कंडीशंस की, एक तो परमानेंटली अटैच होना चाहिए और उसके बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए होना चाहिए ऑफ द थिंग विच इज़ एम्बेडेड, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी। तो इसमें एक एग्जांपल है, जो इलेक्ट्रिक फ़ैन होता है या फिर लाइट फिटिंग होती है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि वो बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए नहीं होता। अगर वो पंखे पे लगा है तो उससे रूफ़ का कोई बेनिफिशियल एंजॉयमेंट नहीं हो रहा है, सीलिंग को कोई मदद नहीं मिल रही है, वो एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है उसकी। इस वजह से वो नहीं कंसीडर की जाती इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप ये ग्राफ देख सकते हैं, इससे आपको आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ तक के लैंड एक इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है, बेनिफिट्स जो अराइज होता है लैंड में से, या फिर थिंग्स अटैच जो है अर्थ से। इसमें भी 3 चीज़ें हैं कि थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ और थिंग्स अटैच टू व्हाट इज़ एम्बेडेड। और इसके 2 टेस्ट हैं, डिग्री ऑफ एनेक्सेशन, ऑब्जेक्ट ऑफ एनेक्सेशन, और इसके दो वो हैं टेस्ट, परमानेंट अटैचमेंट होना चाहिए और फॉर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट होना चाहिए।